नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गणेश विसर्जन के दौरान फायरिंग का मामला कासगंज से सामने आया है। 3 श्रद्धालुओं को गोली लगी है। गणेश विसर्जन के दौरान यह गोली लगी है। 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कासगंज की यह घटना है। बाइक सवार बदमाशों ने यह फायरिंग की है श्रद्धालुओं पर जो गणेश विसर्जन पर पहुंचे थे, और उस दौरान यह घटना घटी है। गणेश विसर्जन के दौरान 3 श्रद्धालुओं को गोली लगी है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक से पहुंचे थे और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। गणेश विसर्जन का कार्यक्रम यह चल रहा था जिसमें यह फायरिंग हुई है। 3 श्रद्धालुओं को गोली लगी है जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है और इस घटना के बाद से अफरा तफरी वहां पर मच गई। हालांकि ये बाइक सवार बदमाश कौन थे, फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई है। गणेश विसर्जन के दौरान यह फायरिंग हुई है। कासगंज में 3 श्रद्धालुओं को गोली लगी है जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है कासगंज से। बदमाशों ने गणेश विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं पर यह गोलीबारी की है जिसमें 3 श्रद्धालुओं को गोली लगी है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि ये बाइक सवार बदमाश कौन थे, इसके पीछे वजह क्या थी, यह जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और इस मामले के हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिव प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, ये गणेश विसर्जन के दौरान का यह वाकया बताया जा रहा है जहां पर यह फायरिंग हुई है। फिलहाल कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, फायरिंग की वजह पीछे क्या रही है, क्या कोई पुलिस के हाथ अब तक सबूत हाथ लग पाया है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी, यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि कासगंज के गांव एरोली से आज चूंकि आज गणेश जो प्रतिमा स्थापित किए हुए 5 दिन पूर्ण हुए हैं, तो इसके सापेक्ष गणेश विसर्जन को लेकर गंगा तट पर जा रहे थे श्रद्धालु। तो रास्ते में ही करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाके रास्ते में ही एक बाइक सवार लोगों ने जो एक युवक था उसने गोली मारी और गोली उसके न लग के उसके छूकर निकल के 2 युवकों के लग गई। तो शिव प्रताप, जांच में अब तक क्लियर हो पाया है कौन ये लोग थे? कोई रंजिश थी जिस वजह से ये गोलीबारी की गई है? कुछ अब तक पुलिस के हाथ लग पाया है? जो इसके पीछे रंजिश बताई जा रही है, वो जिसके गोली लगी है उसका गांव एरोली में स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल पर नहाते वक्त पैसे की डिमांड की गई थी जो ये लोग नहीं दे रहे थे। इसके सापेक्ष पहले कुछ दिनों पहले इनसे झगड़ा हुआ था। इसी के सापेक्ष आज इसको गोली मारी गई है इस लड़के को। तो पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और तहरीर दी गई है जिसमें 2 लोग नाम दर्ज किए गए हैं और 2 अज्ञात हैं। जी ठीक है, चलिए शिव प्रताप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और यह बड़ी खबर सामने आ रही है उन्नाव से। गैंगस्टर नसीम अहमद पर एक्शन लिया गया है। 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी भूमि पर यह कब्जा किया हुआ था। 40 बीघा जमीन यह बताई जा रही है जिसको कुर्क किया गया है। तो सरकारी भूमि पर यह कब्जा था, शिकायत लंबे समय से मिल रही थी और अब उसके बाद यह एक्शन हुआ है। 40 बीघा जमीन जो कुर्क कर ली गई है जिस पर अवैध कब्जा गैंगस्टर नसीम अहमद ने किया हुआ था और अब जमीन को खाली करवा दिया गया है। 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति यह बताई जा रही है जिसको खाली करवाया गया है। डीएम के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित मोटो जीपी रेस देखने के लिए पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी के सीईओ से मुलाकात की है। सीएम ने मोटो जीपी में बाइक के साथ एक फोटो भी खिंचवाई है और साथ ही हेलमेट पर ऑटोग्राफ भी दिया है। मोटो 2 रेस स्पेन के रेडबुल ने जीत दर्ज की है, जबकि मोटो 3 रेस स्पेन के जाउमे मासिया ने इसमें जीत दर्ज की है और साथ ही अयूम स्टडीज 3rd पोजीशन पर रहे हैं। और मोटो जीपी इस रेस देखने के लिए क्रिकेटर युवराज सिंह, शिखर धवन, अभिनेता जॉन इब्राहिम भी पहुंचे हुए थे। जॉन इब्राहिम ने कहा कि मोटो जीपी बहुत ही ऐतिहासिक है, हम लोगों को राइडर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज प्रदेश ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रहा है, उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी एमओयू को
प्रदेश सरकार निवेश सारथी के माध्यम से मॉनिटरिंग करती है और उसके क्रियान्वयन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती है। सिंगल विंडो की सुविधा उत्तर प्रदेश अपने हर निवेशक को उपलब्ध करा रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर यह अपने आप में सबसे बड़ा निवेश मित्र पोर्टल है। यह 400 से अधिक सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाने का, जहां तेजी के साथ निवेशकों की समस्याओं के समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म बना है, वहीं साथ ही साथ निवेश करने वाले हर एक निवेशक के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव पोर्टल का विकास करके किसी भी प्रकार के इंसेंटिव के लिए भी किसी भी निवेशक को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा मोटोजीपी से काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है आपको, जैसे कि यू नीड टू वेयर हेलमेट, यू नीड टू वेयर सेफ राइडिंग गियर। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो आज के तारीख में बिना जैकेट्स के बिना हेलमेट्स के चला रहे हैं, दिल्ली में 34 डिग्री है, ट्रैक टेम्परेचर मस्ट बी क्लोज टू 50 डिग्रीज। यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल राइडर्स हेलमेट्स और सेफ्टी गियर पहन के चला रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर एवरीबडी। और मैं पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहूँगा कि बाइकिंग बहुत ही सेफ है ट्रैक पे, तो अपने बच्चों को ट्रैक पे लेके आइए, सिखाइए उनको। वी वांट एन इंडियन स्टार, कोई जैसे हमारे इंडियन आइडल सिंगर्स हैं, ऐसे एक इंडियन मोटोजीपी स्टार भी होना चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप खुद को ऐतिहासिक भवन में पाके कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड। मैं बहुत ही हम्बल्ड हूँ कि मोटोजीपी यहाँ इंडिया में है आज। सो आई एम जस्ट होपिंग कि हर साल ये इवेंट और बड़ा हो जाए एंड लॉट मोर पीपल कम टू सी इट। और वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लिया और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया है। लोगों को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, चाहे सपा बसपा एक साथ आ जाएं, फिर भी प्रदेश की जनता वोट बीजेपी को ही देगी। 2024 में उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होने वाली है। और वहीं लखनऊ के गणेशगंज आर्य समाज मंदिर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अमेठी में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना है। ये दो तस्वीरें आपके सामने लखनऊ और अमेठी की। और वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने दानिश अली पर की गई विवादित टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी लोकतंत्र के मंदिर में शोभा नहीं देती है। ऐसे बयान भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं। देखिए, जो हुआ, रमेश बिधूड़ी जी माननीय सांसद भाजपा के, उन्होंने जो बोला, मैं उस वक्त मौजूद था पार्लियामेंट में, वो बहुत दुखनी था। वो जरा भी अनपार्लियामेंट्री शब्द किया जो कि नहीं बोलना चाहिए था उनको, जो कि संसद की उस इमारत में, उस मंदिर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े पंचायत में ऐसे शब्दों का एक चुने हुए सांसद के बारे में कोई भी माननीय सांसद नहीं कोई टिप्पणी करना चाहिए, जो कि बहुत दुखद है। वो जरा भी माफी के काबिल नहीं। मैं जानता हूँ वो शब्द बहुत, जिसको हम लोग जरा भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इस शब्दों को बिलीव नहीं करते। मेरे बहुत सारे मुसलमान हीरो मित्र भी हैं। हम लोग कई सालों से फिल्म लाइन में सबके साथ काम करते हैं और वो एक सम्मान के साथ चलते हैं, उस तहजीब के साथ कि इस देश को बढ़ाना है, हर जात हर धर्म के साथ बढ़ाना है। वो टिप्पणी इस तरह से किसी को पर्सनल अटैक जो रमेश बिधूड़ी जी ने कुंवर दानिश अली को किया, वो जरा भी अच्छा नहीं था। और वो शब्द कि मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को, स्टेटमेंट को जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहारनपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि
कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गठबंधन में हमें कितनी सीटें मिलेंगी, यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के जरिए अमर्यादित भाषा प्रयोग करने के लिए उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग भी की है। अयोध्या में होने वाले इस सबसे बड़ी रामलीला की भूमि पूजन विधिवत मंत्रोच्चार के साथ हुई है। इस दौरान अयोध्या सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद गुप्ता भूमि पूजन में शामिल हुए। इन सबके बीच रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने भूमि पूजन किया है। इस बार 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ये रामनगरी में अयोध्या की रामलीला का मंचन इसमें किया जाएगा। चौथी दफ़ा यहाँ पे हमारी रामलीला होने जा रही है। इसके अंदर काफ़ी फिल्मी सितारे यहाँ पे काम करने लग रहे हैं और आप सभी से हमें सहयोग किया जाए। मुझे उम्मीद है कि पिछले साल के सारे रिकॉर्ड अयोध्या की रामलीला तोड़ेगी। पिछली बार 25 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था और इस बार हमें उम्मीद है कि 40-50 करोड़ पार कर जाएगी। ऐतिहासिक काम हुआ। प्रभु श्री राम की इस नगरी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से और उनका विशेष लगाव अयोध्या के प्रति, जो एक कमी थी भी पूरी हुई है। अयोध्या की रामलीला में काफ़ी वर्षों से इस बात को कहता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की इस नगरी में कुछ ऐसी रामलीला होनी है जिसको करोड़ों करोड़ों लोग देखें। प्रभु श्री राम की जीवन चरित्र पर आधारित पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामलीला यहाँ पर शुरू होगी। उसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी पर नौकरी के नाम पर 9 लाख ठगने का आरोप लगा है। विधायक ने साल 2017 में पीड़ित से 9 लाख रुपए ठगे थे, लेकिन बार बार मांगने पर विधायक राहुल लोधी पैसे वापस नहीं कर रहे थे। इसके बाद पीड़ित राम नरेश की एफसीआई में फर्जी तरीके से नौकरी लगवा दी गई। कई महीने काम करने के बाद भी जब सैलरी नहीं आई तो फर्जीवाड़े का पता चला। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो फर्जी नौकरी लगवाने का यह पूरा मामला है। 2017 में ये पैसे लिए थे, पैसे नहीं लौटाने पर नौकरी लगवा दी गई और जब सैलरी नहीं मिली तो पता चला कि फर्जी तरीके से इनके साथ फ्रॉड किया गया है और अब पुलिस इसमें एक्शन लेने की बात कर रही है। राहुल लोधी ने 9 लाख के आसपास ये रकम ठगी है और नौकरी के बदले जब पैसे मांगे जा रहे थे तो फिर ये नौकरी लगा दी गई फर्जी तरीके से। 2017 में पीड़ित से ये रुपये लिए थे और आरोपी विधायक पर अब केस दर्ज हो चुका है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सपा विधायक पर यह फ्रॉड के आरोप लगे हैं। तो आरोपी विधायक पर यह केस दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है कि पहले पैसे लिए थे, पैसे नहीं दिए गए तो नौकरी लगाई और वो फर्जी तरीके से नौकरी निकली है।